ये बात सब पे आया है और जितने सर्वेज आ रहे हैं, जितने भी, चाहे वो पिल डैट, चाहे वो बाहर जो सर्वेज हो रहे हैं, उसमें पीटीआई की मकबूलियत इस वक्त, पीटीआई अपने, मैं कहती हूँ, पीक पे है। लोगों को पता था कि खान साहब ने एक सीट रखनी है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड टूटे कि बाई इलेक्शंस में इतनी परसेंटेज से वोट नहीं पड़ते। हमारे ये जो बेचारे पीडीएम वाले हैं, ये तो इस काबिल नहीं है कि ये अवाम में जाएं। ये बेचारे ईद की नमाजें नहीं पढ़ सकते, ये किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकते, ये शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जा सकते। पीडीएम वाले जो हैं वो जितनी दफ़ा साजिश करते हैं, ये खुद मुंह के बल गिरते हैं। और इमरान का, खान साहब का ग्राफ जो है वो मजीद ऊपर चला जाता है कि हम तभी हुकूमत में आएंगे जब हम बाख्तियार होंगे, जब हम पे किसी का प्रेशर नहीं होगा। इनके पटवारी वो होते हैं जिनको लाया जाता है बिरयानी और कीमे वाले नान पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टेट ऑफ अफेयर्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमार अहमद और आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की चेयरपर्सन भी हैं और पीटीआई वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। प्लीज़ वेलकम मिस रजवाना गजनफर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मैम, क्या आपको लगता है कि पीटीआई में मौजूद आप एक अहम कारकुन हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास जो पोजीशन है वो आप उसकी हकदार हैं? क्या आपको इससे बेहतर पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए थी? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमारी बहुत जद्दोजहद है इसमें, और माशाल्लाह मुझे तकरीबन 14 साल होने को आए हैं पीटीआई में। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, अगर तमन्नाएं तो बहुत सारी होती है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी आपको एक चीज़ मिलती है, आपको उसको जस्टिफाई करना चाहिए और बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, उससे बेहतर की भी कोशिश करते रहना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं चेयरपर्सन के लिए मुझे नामज़द किया चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की, और उसके अलावा भी मैं जैसे कि सेंट्रल पंजाब की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रही हूँ। तो मैं तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ कि मुतमईन हूँ, वरना अगर हम वैसे सोचना शुरू करें तो फिर तो आपको पता है कहाँ से कहाँ मैम, तक। इस टाइम पाकिस्तान के हालात आपको भी पता है कि किस जगह पे पहुंच चुके हैं। जी आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान के इन हालात का? देखें, पाकिस्तान के हालात के अगर सच पूछे हैं तो जो बात मैं करने जा रही हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि हमें बड़े अरसे से ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि चाहे वो लियाकत अली ख़ान के दौर से ये सिलसिले शुरू हुए कि जिस तरह होता है ना कि आपने एक हुकूमत को हटाया, गिराया, इसको लाओ, उसको हटाओ, इसको लाओ, तो ये सिलसिले हो रहे थे। लेकिन उस टाइम पे मेरा ख्याल है सिर्फ हम पीटीवी देखते थे, तो बहुत सारी चीज़ें आवाम को पता नहीं थी। और मेरा ख्याल है लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पॉलिटिकली लोग इतने अवेयर नहीं थे। अब आप देखें कि उस ज़माने में कोई नहीं देखता था कि टॉक शोज़ लगे हुए। आज आप देखें कि हर जगह पे एक सब्जी की दुकान देखें, एक टेलर देखें, तो वहाँ पे भी वो करंट अफेयर देख रहे होते हैं, वो मूवीज़ नहीं देख रहे होते। तो उसके बाद ये जो सिलसिला चलता रहा, अब हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान का जो 75 सालों में 4 मार्शल लॉज लगे, और उसमें जो है वो जमहूरी हुकूमतों को गिराया गया और माशाल्लाह लगे। और कुछ तो ऐसे थे कि जहाँ 90 दिन का कह के तो पूरे 11 साल गुजार दिए गए, चाहे वो ज़िया-उल हक का हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ का माशाल्लाह रहा हो। तो इसमें जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ कि बेसिकली ज़िम्मेदारी अब जाके ये चीज़ें बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी हैं कि इसके पीछे जो थे वो, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इसमें बहुत ज़्यादा। भले वो हमेशा से कहते आए हैं कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका हमेशा एक ताल्लुक़ रहा है कि वो एक इदारे के बजाय उनकी हुकूमत बनाने में और लाने में उनका किरदार हमेशा से रहा है। और अभी भी हम जो कुछ देख रहे हैं कि जिस तरह रजीम चेंज किया गया और जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को इन्होंने ख़त्म किया, और उसके बाद जो हालात हैं, लेकिन इस टाइम बड़ी अजीब बात हुई। पहले हुकूमतों को गिराया जाता था तो ये होता था कि लोग मिठाइयाँ बांटते थे। इस दफ़ा ये हुआ कि आपने देखा कि अगले ही दिन अवाम खुद साख्ता तौर के ऊपर जो है वो सड़कों के ऊपर आए। हमने पाकिस्तान में आज तक ऐसे नहीं देखा कि पूरे मुल्क में लोगों ने उस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट किया, उस चीज़ के ऊपर हर हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली, यहाँ तक के जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ भी उसके ऊपर जो है वो ये इजहार हुआ कि भाई ये क्यों किया गया है। और उसके बाद चीज़ें रिवील खुलती गई हमारे सामने कि जिस तरह चीज़ें आई कि जो पहले होता था, अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि अब जब ये सारी चीज़ें हुई
तो वो उस तरह से नहीं छुपाई जा सकी। और चूँकि हमारे आपको पता है कि सोशल मीडिया पे अब कोई बात नहीं छुपती है, आज कोई बात शुरू होती है तो वो फ़ौरन जो है वो वायरल हो जाती है और ये सारी चीज़ें। तो बस ये हमारी बदकिस्मती है कि देखें आज बांग्लादेश, जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ तो हमने जो एक नैरेटिव बनाया वो ये था कि जी अच्छा हुआ अलहदा हो गया, बड़ा उसके वहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें आती थी कि हमें हमारे ऊपर बोझ था, वो नैरेटिव बनाया गया था उस वक्त। ठीक है। लेकिन आज देखें बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, आज इंडिया कहाँ है, भारत कहाँ है, क्योंकि हमारा मुकाबला खिते के इन ममालिक से है और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। तो मैम क्या आपको क्या लगता है इस टाइम पे जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी हुई है, ये लोग बहुत अरसे से हम रूल कर रहे हैं, इनकी बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई हैं, क्या आपको लगता है कि जो हमारा करेंसी का डाउनफॉल है या हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये इन लोगों की वजह से है? देखिए बात में ये आ जाती है, इनको बनाया किसने? ऐसी जमातें जिनके नज़रियात फ़र्क, जो टोटली डिफरेंट है, जो एक दूसरे की हमेशा मुखालिफ रही है, एक राइवरी रही है कि जी उनके कहते हैं जी हमने पेट फाड़ने हैं, रोडों के ऊपर घसीटना है, वो कुछ कहते हैं। आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा ये बात की थी कि मुझे अगर मुफाहमत करनी पड़े तो मैं परवेज़ मुशर्रफ से कर लूँगी, लेकिन मैं नवाज़ शरीफ से कभी नहीं करूँगी। ये इनके हालात थे। तो इनको जो गम लगाई गई, जो बॉन्ड वो कहते हैं ना जिस गोंद से जोड़ा गया वो कहाँ से आई, कैसे जुड़ गई वो पार्टियां जिनमें इतने इख्तलाफात थे, जिनके नज़रियात डिफरेंट थे कि एक एक जो है वो एक पीडीएम बना दी गई। अब आप देखें ना, उसमें एमक्यूएम भी आ गई तो उसमें बाकी लोग भी आ गए। क्या हमने मैं मतलब ये टॉपिक इतना लंबा है कि मैं आपको किस किस एंगल से बताऊं। हमने पार्लियामेंट में क्या देखा कि किस तरह से पार्लियामेंटेरियन की खरीदो फरोख्त हुई कि अपनी ये रजीम चेंज के लिए क्या क्या नहीं हुआ, सिंध हाउस में क्या हुआ, किस तरह से लोगों को ये मैं कहती हूँ कि पार्लियामेंट की बात करते हैं ना कि पार्लियामेंट की जो है वो इज़्ज़त की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ आपने पार्लियामेंट में क्या किया कि आपने जो पार्लियामेंटेरियन की खरीदो फरोख्त की। तो बात ये आ रही थी कि पीडीएम को जिन्होंने बनाया और जिन्होंने जोड़ा, क्रेडिट तो उनको जाता है ना कि जो कुछ उन्होंने किया, और मैं कहूँगी कि उन्होंने इन लोगों के साथ ज़्यादा बुरा किया, क्योंकि पीडीएम गिरने की वजह से जिस तरह से नून लीग या पीपल्स पार्टी एक्सपोज हुए, जिस तरह से अवाम में इनकी मकबूलियत दिन ब दिन गिर रही है, क्योंकि इनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि जब ये इस तरह से मिल के काम करेंगे तो नून लीग का तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना। कि लोग ये कहते हैं चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीडीएम के जब ये सब जब इकट्ठे हुए हैं तो जाहिर है लोग इतने कम अकल नहीं है, लोगों में शऊर है, और उन्होंने ये देखा कि ये हो क्या रहा है, कि ये वही जो एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को रोडों सड़कों पे घसीटते थे, पेट फाड़ने थे, आज ये एक सारे चोर जो है ना वो एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं एक ईमानदार और दयानतदार शख्स के लिए, कि सारे लोग एक तरफ है, पीडीएम और स्टैब्लिशमेंट एक तरफ है और इमरान खान और अवाम एक तरफ है, और ये सारी दुनिया देख रही है। तो आज इमरान खान पीडीएम के साथ फिर मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठ गया? देखिए खान साहब ने कभी भी ये बात पे, हमेशा जब भी बात की तो उन्होंने कहा मैं चोरों से बात नहीं करूँगा, और बात सिर्फ अभी भी यही है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आया वर्डिक्ट आया कि भाई आप लोग इसको करें, क्योंकि इस वक्त आइनी तौर पे इतना मैस हो चुका है कि इन लोगों ने तो, इनके नज़दीक तो ना आइन है ना कोई आइन की पासदारी है। जिस तरह इन्होंने आइन की तौहीन की है कि 90 दिन के इलेक्शन को इन्होंने प्रोलॉन्ग करते करते इन्होंने टाइम गेन करते गए हैं मुख्तलिफ हीले बहानों से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा, हालांकि मैं अगर पर्सनली मैं देखूं तो सुप्रीम कोर्ट का होता है कि उसने फैसला देना होता है। ये जो टाइम बाइंग वाली बात है कि जी आप मुज़ाकरात करें, खैर उन्होंने कहा, तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर जब उन्होंने ये बात की कि भाई जितनी भी सियासी जमात हैं वो आपस में मिल बैठ के कोई एक डेट पे डिसाइड करें। इस वक्त बात है डिसीजन की, डेट के डिसीजन की, क्योंकि हमारा आज भी मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है जो है कि जब असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, और हमारी पीटीआई की डिमांड जो है वो आइन के मुताबिक है कि असम्बलियाँ जब तहलील होती हैं तो 90 दिन के इलेक्शन, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं। उसमें यह कि 90 दिन में आप 4 घंटे भी ऊपर नहीं जा सकते जो आइन कहता है। तो अब हमारी तो यही डिमांड है ना कि भाई हम तो इलेक्शन है, अगर इलेक्शन पे वो राज़ी होते हैं तो उस बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं है।
देखिए, अगर हम बात करने के लिए राज़ी हुए हैं तो इस वक्त बात में सिर्फ एक पॉइंट है, एक एजेंडा है, और वो एजेंडा है इलेक्शन का। कि अगर उसमें भी कंसेंसस ये होना है कि भाई, अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन की कोई डेट सारी जमातें मिलकर फाइनल कर लें, और वो भी चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, इस वजह से खान साहब ने इस बात पे कहा कि ठीक है, इस चीज़ पे हम कंसेंसस कर सकते हैं, और वो भी बात है डेट की। इसमें वो बात नहीं आप कह सकते कि हम उनसे कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि हम सीधी सी बातें सपोर्टेड गवर्नमेंट को मानते ही नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये कोई गवर्नमेंट है, ये तो इम्पोर्ट की गई है। तो इस वजह से खान साहब ने हमेशा ये कहा कि हम इनसे, इन चोरों से, इन करप्टों से हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकते। तो अगर पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है तो क्या आपको लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब नेक्स्ट सीएम होंगे दोबारा से? देखिए, ये चीज़ें तो अभी कहने की बड़ी दूर की बात है क्योंकि बुज़दार साहब होंगे कि नहीं होंगे ये तो आगे जाके पता चलेगा। इस बारे में तो ज़ाहिर है मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि होंगे। बाकी ये है कि अब ये डिपेंड करता है कि उसके बाद किस तरह से चीज़ें क्या होती हैं। बुज़दार साहब की वजह से पीटीआई की रिप्यूट को कोई फ़र्क पड़ा? देखिए, बुज़दार साहब की रिप्यूट को मैं कहती हूँ, उनको मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही उसको बुज़दार साहब को कुछ ज़्यादा ही कर दिया गया, ज़्यादती कर दी गई है। सीधे साधे आदमी हैं, और ये बात नहीं है, उन्होंने साउथ में बहुत काम किया है, उन्होंने हॉस्पिटल भी बनाए हैं, स्टेडियम बनाया है, एजुकेशन के लिए अभी मेरे काफ़ी उन्होंने काम किया। अगर आप साउथ में जाएं, क्योंकि साउथ पंजाब में कभी भी आप देखें कि जो साउथ पंजाब का भी जो फंड था वो भी इधर ही खर्च कर दिया जाता था। तो जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में तौसा और ये सारे जो एरियाज़ हैं, साउथ पंजाब भी आता है, लेकिन हमने देखा कि पिछली जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने लाहौर उनका फोकस रहा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे अगर सब सारे बच्चे हैं तो हमें सब बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हम एक ही बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा हाई फाई बना दें और बहुत ज़्यादा उसको करें, तो इसी तरह साउथ पंजाब या बाकी एरियाज़ का रहा। तो उन्होंने काम तो किया है। अब वो एक अलग बात है कि मतलब शायद वो इतने शोबाजियाँ नहीं उनको आती थी तो अगर आपको लगता है, ये तो बात हो गई हमारी, अगर पीटीआई इलेक्शन जीतती है, जी जी। इन केस अगर पीटीआई इलेक्शन हार जाती है, क्या दोबारा री इलेक्शन की डिमांड करेंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो ये कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं कहूँगी, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूँ कि आप मतलब कि ये बात सब पे आया है, और जितने सर्वेज आ रहे हैं, जितने भी, चाहे वो पिलडैट, चाहे वो बाहर जो सर्वेज हो रहे हैं, उसमें पीटीआई की मकबूलियत इस वक्त, पीटीआई अपने, मैं कहती हूँ, पीक पे है। आज तक पीटीआई को इतना जो है वो नहीं मिला, यानी इतनी हाई नहीं मिली जितनी इस वक्त है। तो वो हारने का तो खैर सवाल पैदा नहीं हो जाता। आपने अभी पिछले दिनों बाई इलेक्शंस देखे कि किस तरह लोग ये जानते थे कि ये जो बाई इलेक्शंस होंगे, या जिस तरह खान साहब ने जब 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, लोगों को पता था कि खान साहब ने एक सीट रखनी है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड टूटे कि बाई इलेक्शंस में इतनी परसेंटेज से वोट नहीं पड़ते, और वोट पड़े। और हमने जिस तरह से, आपको पता है कि सीटें किस तरह से हमने जीती, बाई इलेक्शन में जीती, उसके अलावा जो खान साहब ने किया उसमें हमने इलेक्शन जीती। तो वो इस चीज़ की एक वाजिया निशानदेही है कि लोगों का रुझान किधर है, और सर्वेस भी बता रहे हैं, आप बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं। हमारे ये जो बेचारे पीडीएम वाले हैं, ये तो इस काबिल नहीं है कि ये अवाम में जाएं। ये बेचारे ईद की नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, ये किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकते, ये शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इनके साथ इनका माजी है। और लोगों को अब ये पता चल गया है कि यही वो शक्लें हैं, यही वो करप्ट टोला है जो 75 सालों से पाकिस्तान को लूट के खा गया है। क्योंकि अब आप मेरी बात देखें, 40 साल से कौन हुकूमत कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। आईएमएफ के पास जाना किन्होंने शुरू किया? यही लोग थे। आज कर्जों के तले हम दबे हैं तो यही लोग थे। पीटीआई ने 3.5 साल में इकोनॉमी को बेहतर किया, हमारी ग्रोथ रेट हमारा जो है वो 6% पे हम लेके आए। और यदि कि पिछले 17 सालों में वो तरक्की नहीं हुई, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, रेमिटेंसेस बढ़ गए, हमारी टैक्स कलेक्शंस बढ़ गई, हमारे पावर लूम्स चल गए फैसलाबाद के, तरह से हमने गरीबों के लिए खान साहब ने काम किया। और आप देखें, वो तो हमेशा सबसे पहले गरीबों का नाम लेते हैं, चाहे लंगर खानों की बात हो, चाहे सास प्रोग्राम की बात हो। और टूरिज़्म के ऊपर फोकस किया, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास इतना अच्छा है। आप देखें, टर्की, मलेशिया, इनकी सारी इकोनॉमी टूरिज़्म के ऊपर बेस करती है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद एनवायरनमेंट पे काम हुआ। आप मुझे बताएं कि इससे पहले कभी ऐसे के काम हुए?
हैं।